साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आपसे पड़ोसी देशों में हुई हलचल के बारे में चर्चा करें। पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये निकट पड़ोसी हैं, इनकी सीमाएं हमारे से सटी हुई है। और म्यांमार, पाकिस्तान का हश्र आप देख चुके हैं, जो धर्म के नाम पर सत्ता हथियाया गया और धर्म के नाम पर ही देश की सत्ता का संचालन किया जाता रहा। डींगे हाँकना, पक्षपात करना, बेईमानी करना या भ्रष्टाचार या अन्य इसी प्रकार की चीजें जो है वो देश में एक विषम परिस्थिति पैदा कर देते। किसी भी देश की बात करें, वैसे मैं नेपाल का आज जिक्र करूंगा। नेपाल में अभी हाल ही में 2-4 दिनों के अंदर ही बहुत बड़ी एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई। कहा तो जा रहा है कि सोशल मीडिया को बंद करने के खिलाफ छात्रों का आंदोलन है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये आग बहुत दिनों से पनप रही थी। इसके पीछे वही जो सत्ता की भूख वाले करते हैं या सत्ता के लिए जो कर्म किए जाते हैं वही है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। सत्ता की भूख का न मिटना, धन की हेरा फेरी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और अशिक्षा। शिक्षा के नाम पर संभ्रांत लोगों के बच्चे विदेशों में करोड़ों रुपया दे करके पढ़ाई करते हैं और स्थानीय लोगों को सामान्य शिक्षा भी नहीं प्राप्त होती। नेपाल में स्थिति ये है कि नेपाल की सारी अर्थव्यवस्था बाहर की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। बाहर की अर्थव्यवस्था का मतलब नेपाल के बहुसंख्यक लोग जो है बाहर जाकर काम करते हैं, क्योंकि देश में रोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है। प्रवासियों के पैसे पर नेपाल की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। 8% से ज्यादा लोग नेपाल के विदेशों में काम करते हैं और उनके पैसे की वहाँ के जीडीपी में 33% से ज्यादा हिस्सेदारी है। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था किसी अन्य चीज पर टिकी हुई है या जो दूसरे के भरोसे टिकी हुई है। नेपाल की आबादी 3 करोड़ के करीब है, छोटा सा देश है। नेपाल की और खासियत आपको बताएं तो नेपाल कभी गुलाम नहीं रहा। यह एक बहुत ही गर्व की बात है, कभी गुलाम नहीं रहा। यही बताते चले आपको कि भारत 755 साल गुलाम रहा है। भारत जैसा देश जो नेपाल से समृद्ध है, वहाँ की स्थिति मैं बता रहा हूँ, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कारण क्या है? कारण तो अनेक हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है कि भारत में गद्दारों की संख्या है बहुत ज्यादा। बहुत गद्दार हैं जो देश के साथ गद्दारी करते हैं। और ये भी बात है कि ये गद्दार जो है वो मुख्यतः विदेशी हैं। उनका शासन एक बन गया, दबदबा बन गया। शासन तो क्या बना, दबदबा बन गया। और उस दबदबा का उन्होंने गलत इस्तेमाल करके यहाँ की जनता के साथ गलत व्यवहार किया। बहुत सारी बातें हैं जो देश के बारे में भी लागू होती हैं। और नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान बताया ही मैंने कि यहाँ क्रांति प्रतिक्रांति होती रही। अब नंबर शायद भारत का आ जाए। भारत इतना बड़ा देश है कि यहाँ इतनी आसानी से ये काम नहीं हो सकता। नेपाल की स्थिति ये है कि कुछ नेताओं, कुछ धनाढ्य लोगों के लड़के विदेशों में करोड़ों रुपया खर्च करके पढ़ते हैं, जबकि देश के अंदर सामान्य जनता को शिक्षा की कोई व्यवस्था, समुचित व्यवस्था नहीं है जैसा भारत में है। भारत में भी इन राजनेताओं के, इन मंत्रियों के, इन उच्च वर्ग के लोगों के लड़के विदेशों में करोड़ों रुपया खर्च करके पढ़ते हैं, पर आम जनता के लिए शिक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शराब की दुकानें खोली जा रही हैं।
और तरह तरह की स्थितियां, विपरीत स्थितियां पैदा की जा रही। तो नेपाल के साथ एक गौरवान्वित बात ये जुड़ी हुई है कि वो कभी गुलाम नहीं रहा और भारत 755 साल गुलाम रहा। अब 3 करोड़ लोगों के बीच में क्रांति हो गई या 3 करोड़ लोगों के बीच में देश के अंदर विद्रोह हो गया, यह बहुत ही गंभीर बात है और इस बात को पड़ोसी देश होने के नाते इसका असर जो है भारत पर भी पड़ना है। बांग्लादेश में हो चुका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में शरण ले चुके हैं, भारत में ही शरण ली हुई। तो बांग्लादेश भी डिस्टर्ब है, बांग्लादेश भी अनियंत्रित है या बांग्लादेश में भी परेशानियां हैं। पाकिस्तान में तो हैं ही। अब चाइना एक बगल में मजबूत देश है। चाइना की भारत से कोई तुलना नहीं। चाइना बहुत शक्तिशाली है, भारत से बहुत समृद्ध है और वहाँ देशभक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है। गद्दार तो वहाँ पनप ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में लोगों का कहना है, लोगों की समझ में आ रहा है कि भारत में भी उथल पुथल होने की संभावना है और इससे सरकार भी इनकार नहीं कर रही है और सरकार भी इस मामले पर सतर्क है। अभी अभी की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी चुनावी क्षेत्र बनारस गए हुए थे। बनारस में उनका ये 52वां भ्रमण है, मतलब ये 52वें बार गए थे। क्या करने जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये तो मैं नहीं समझ पाता क्योंकि ये तो हमारे क्षेत्र से भी बाहर है। लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में 52 बार जाना और वहाँ कुछ भी काम न होना, ये दर्शाता है कि केवल राजनीति हो रही, केवल षड्यंत्र हो रहा। अभी ये भी सूचना आ रही है कि प्रधानमंत्री के वाराणसी जाने के पहले ही विरोधी दल के नेताओं और अन्य नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। क्या कोई डर है, कोई भय है या कोई आशंका है या किसी प्रकार की कोई उथल पुथल है जिसकी वजह से विरोध पक्ष के नेताओं का नजरबंद किया गया? तो लक्षण जो है देश के अंदर के लक्षण भी बहुत बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा। प्रधानमंत्री हैं आप, आपको धड़ल्ले से अपने देश में विचरण करने की आवश्यकता है, जरूरत है और करते भी हैं। लेकिन ये स्पष्ट करता है कि कहीं न कहीं कोई आशंका है, कहीं न कहीं कोई दुविधा है। भारत में अगर कोई क्रांति या प्रतिक्रांति हुई तो उसका परिणाम जो है पूरे एशिया के, पूरे विश्व में जाएगा। ये भी आपको बताते चले। तो नेपाल की समस्या उलझ गई। नेपाल की समस्या पूरी तरह से उलझ गई। जो अखबारों में आ रहा है, जो टीवी पर आ रहा है, जो उससे ये पता चलता है कि नेपाल की समस्या पूरी तरह से उलझी हुई है और उलझन के लिए वहाँ के नेता जिम्मेदार हैं, जो जनता के साथ, विरोध पक्ष के साथ, संभ्रांत व्यक्तियों के पास, विद्वानों के साथ समुचित तरीके से व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं या उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं या जनता उनसे खफा है। उसके अनेकों कारण है, एक दो कारण नहीं है। हमने एक कारण बता दिया कि किस तरह से पक्षपात किया जा रहा है, धन का भी दुरुपयोग किया जा रहा है, रोजगार की भी समस्या है, शिक्षा की भी समस्या है, स्वास्थ्य की भी समस्या है। और नए लड़कों को क्या चाहिए? जो लड़के युवा वर्ग के हैं उनको रोजगार चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए और अगर ये आप प्रदान नहीं कर रहे हैं उनको स्वास्थ्य चाहिए। अगर ये प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो असंतोष तो भड़केगा, निश्चित रूप से भड़केगा। किसी भी देश का युवा हो या बेरोजगार हो या जो भी हो, वो दूसरे देश में जाएगा
तो उसका आत्मसम्मान पर चोट आएगी, क्योंकि वो दूसरे देश का है, दूसरी जगह का है, और वो भड़केगा। यहाँ हमारे भारत में नेता कह रहे हैं हमने इजराइल में इतनी नौकरी लगवा दिया, हमने विदेशों में इतनी नौकरी लगवा दिया। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। क्या वहां जाकर के वो आपका जय जयकार करेगा? अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके वो पैसा कमाने के लिए दूसरे देश में जा रहा है, तो कभी न कभी उसके समझ में आएगी कि हमारे साथ छल किया जा रहा है, कपट किया जा रहा है। हम दूसरे देश में जाएंगे रोजगार के लिए और आप रोजगार दिलवा रहे हैं। एक अपरिपक्व सोच जो है आप प्रदर्शित कर रहे हैं। रोजगार जिस देश में हम पैदा हुए हैं और जिस देश के हम निवासी हैं, रोजगार वहां चाहिए। विदेशों में तो हम भी जा करके रोजगार कर लेंगे, अन्य जगहों पर जा करके हम भी कर लेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति अत्यंत ही शोचनीय है। उत्तर प्रदेश में कोई रोजगार नहीं। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 सालों से कोई रोजगार का साधन नहीं उपलब्ध कराया गया, न कोई फैक्ट्री खोली गई, नहीं कोई इस तरह का रोजगार का साधन खोला गया। मेन चीज है फैक्ट्री है। ये IAS IPS कितने बनेंगे? ये सरकारी नौकरी कितने को देंगे आप? तो निश्चित रूप से है कि रोजगार सृजन के लिए फैक्ट्रियों का सृजन किया जाना चाहिए, न कि राम मंदिर बनाएंगे आप, न कि श्याम मंदिर बनाएंगे आप, न कि ये मंदिर बनाएंगे, वो मंदिर बनाएंगे, कांवड़ यात्रा कराएंगे, कुंभ नहवाएंगे और तमाम तरह की चीजें जो हैं, उससे क्या रोजगार से लेना देना? उससे क्या पेट पलेगा? उससे क्या बच्चों की शिक्षा होगी? उससे क्या आपकी शिक्षा होगी? बच्चों की तो शिक्षा नहीं होगी, आपकी कमाई उससे होगी। तो इस तरह से सरकारें जो है, जो धर्म का आधार लेकर चल रही हैं, वो पूर्णतया गलत है। यह स्पष्ट है कि नेपाल में ये आंदोलन जुआओं का आंदोलन, जुआओं को नौकरी नहीं मिल रही है, जुआओं को शिक्षा नहीं मिल रही है, जुआओं को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। जुआ होने का मतलब ये है कि अगर उसके पास रोजगार नहीं है तो उसकी स्थिति परिवार में भी और बाहर में भी विपन्नता की स्थिति है, बेइज्जती की स्थिति है, उसे नकारा समझा जाता है। तो आंदोलन नहीं करेगा तो और क्या करेगा? उसे आंदोलन तो करना ही करना है, उसकी ये मजबूरी है कि वो आंदोलन करे। और बात आपके समझ में नहीं आ रही है, आप बात को घुमाने में भी माहिर हैं। सत्ता जो है वो कभी निष्पक्ष नहीं हो सकती, और सत्ता अगर निष्पक्ष है तो उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ सकती है। आज गरीबों के बच्चों की ये स्थिति है, और धनाढ्य लोग, रईस लोग अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च करके। ये सबको आंखों से दिखाई दे रही है, और इसका एक ही साधन है, वो है इसकी जानकारी प्राप्त करने का एक ही साधन है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के कारण ही जो विदेशों में लोग काम करते हैं, गरीबों की, उनके हालचाल भी मिलते हैं, उनकी चीजें भी मिलती हैं, उनकी समाचार भी मिलते हैं, और अन्य सूचनाएं भी सोशल मीडिया पर मिलती है। तो सोशल मीडिया अगर आपने बंद कर दिया तो इसके खिलाफ अगर बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है तो कोई गलत नहीं हो रहा। आप उनकी रही से ही उम्मीद भी खत्म करना चाहते हैं। आप तानाशाह हैं, आप हिटलरबाजी कर रहे हैं, आप हिटलर की तरह से काम कर रहे हैं। और हिटलर का जो हश्र हुआ वो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, दुनिया को भी मालूम है कि जर्मनी की क्या स्थिति हुई। हिटलर ने अपने देश को नहीं बचा पाया, हिटलर अपने को नहीं बचा पाया, अपने साथियों मित्रों को नहीं बचा पाया, और वो विजेता था एक समय में, उसकी छवि विजेता की थी। उसी तरह से मुसोलिनी का असर हुआ। तो हिटलर शाही भी कोई उपाय नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी नासमझी है, आपकी गलती है, आप अपने विनाश का साधन पैदा कर रहे हैं। अंधा को क्या चाहिए? दो आंखें। भाई गरीब आदमी को, विपन्न आदमी को एक छोटी सी नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, जिससे वो अपने
परिवार का पेट भर सके, समाज में मान सम्मान पा सके, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, और आप इससे बेपरवाह होकर के धर्म का आड़ ले रहे हैं। ये धर्म है, ये धर्म है, ये सनातन है, ये बटेंगे तो कटेंगे, और दुनिया भर के उल जलूल नारे आप द्वारा दिया जा रहा है। एक तरफ आप कुर्सी जो है गंगा जल से धुलवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। आपकी मंशा जो है पूरी जनता समझ रही है, और उचित समय पर आपको जवाब मिलेगा। जब आप सोच नहीं पाएंगे कि हमें जवाब भी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो आपको उचित समय पर जनता जवाब देगी, ये निश्चित है। जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे पाकिस्तान में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ, तो भारत को ये छूता नहीं है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, हमें भी कमेंट बॉक्स में समझाइए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।